हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले अपन असाइनमेंट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या करना था। सबसे पहला असाइनमेंट था कि अपन को स्लैश टीएमपी के डायरेक्टरी के अंदर अपन को एक ब्लैंक वाला मतलब बिना नाम का एक फोल्डर बनाना था, वो भी कमांड लाइन से। तो किसने क्या आंसर लेके आए हैं थोड़ा बताओ मुझे। तो हमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो पहला क्वेश्चन अपन को क्या करना था कि टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या बनाना था, एक बिना नाम का फोल्डर, वो भी किससे, कमांड लाइन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा mkdir। आपको बनाना कहाँ पर था, स्लैश टीएमपी के अंदर और स्लैश और स्पे, मतलब ये जो कर्ली सॉरी जो डबल कोट्स है ना, वो आपको लगाने थे, उससे ब्लैंक डायरेक्टरी बन जाती है। और ये आंसर आयुषी ने सही दिया है, देखते हैं एक बार होता है क्या ऐसा। तो mkdir स्लैश टीएमपी के अंदर जाके आपको स्पेस, अब देखते हैं एक बार सीधी जाते हैं टीएमपी। तो देखो पहली डायरेक्टरी जो बिना नाम की है, ठीक है। और अगर अपन यहां से जाके चेक करें, ये भी टीएमपी, और टीएमपी में एक डायरेक्टरी है ये वाली जो बिना नाम की है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो कैसे बनाना है, बिना नाम की डायरेक्टरी कैसे बनती है, डबल कोट से, जब आप स्पेस और डबल कोट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आयुषी का बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना कि अपन को हाइफन और आपके नाम का जो भी है अपना नाम, उससे नाम से एक डायरेक्टरी बनानी थी। तो दोनों अपने अपने आंसर शेयर करें फटाफट से। दोनों ने क्या आंसर दिया है, mkdir स्लैश और नेम। देखते हैं ऐसा होता है क्या, देखें। एक काम करते हैं, टैम्प के अंदर ही बना लेते हैं, या फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। mkdir स्लैश और मैं यहाँ बना लेती हूँ आयुषी नाम का फोल्डर। तो ये तो मुझे एरर दे रहा है, इनवैलिड ऑप्शन हाइफन हाइफन ए। तो ये आंसर कैसे सही हुआ, आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखा क्या आप दोनों ने? नहीं दी, सेम एरर आया था। हाँ, तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा क्योंकि कमांड तो गलत है। ठीक है, तो अब इसका आंसर राइट मैं बताती हूँ। जब भी आपको हाइफन से बनाना था ना, तो क्या करना था, mkdir हाइफन 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 और नेम, ये कमांड। हाइफन हाइफन क्या करता है, इस हाइफन को इग्नोर करने के लिए होता है। देखते हैं अब बनती है क्या इस बार, mkdir हाइफन 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 योगिता ls, ये रही हाइफन योगिता नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो ऐसा बनानी थी आपको, ये आंसर है राइट सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तक आप तीनों को समझ में आया है क्या, आयुषी, कीर्ति और योगिता? यस दी। यस मैम। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन में अपन को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना था। तो उसका आंसर फटाफट से टाइप कर दो, ABCD। mkdir हाइफन P। सबसे पहले बनाना था ए के अंदर जाके बनाना था मुझे B, C और D। ठीक है, और B के अंदर क्या बनाना था, E और F। अंदर बनाना था GH। सेम I और J। और क्या बनाना था E के अंदर, E के अंदर फिर K और L, M और N। E के अंदर K और इसके अंदर L, M, L है ना। और G के अंदर भी L है, F के अंदर भी L है और G के अंदर भी L है। तो L, H के और I के अंदर M,
जे के अंदर एन और E के अंदर जेड, एल के अंदर भी जेड, इस एल के अंदर भी जेड, एम के अंदर भी जेड और एन के अंदर भी जेड। ठीक है, अब अपन करेंगे ट्री कमांड, ट्री ए। तो देखो आ गया आंसर। सबसे पहले ए बनाना था, ई के अंदर आएगा बी, सी और डी, बी के अंदर आएगा ई और एफ, सी के अंदर जी एच, डी के अंदर आई और जे, ई के अंदर आएगा जेड और के और जेड, जेड के अंदर कर्ली ब्रेसेस क्यों आ गया, एक सेकेंड। कमांड क्या लिखी थी अपन ने, कॉमा नहीं दिया है क्या अपन ने, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ का आ रहा है लगता है, ये एक एक्स्ट्रा आ चुका है ना। तो ये वाला जो जेड है ये के और एल के अंदर से आ रहा है, के का है, के के अंदर जो जेड है और एल के अंदर जो जेड है, ये वाला कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा एक है ना, इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो जी एच एल और एम, फिर दोनों के अंदर जेड और एम एन और जेड, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रेसेस एक हटेगा, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था, ये Yes. डायरेक्टरी। आयुषी, कीर्ति, आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, और वो Yes, पीडीएफ ma'am. वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, पीडीएफ वाला योगिता ने तो दे दिया है, आयुषी आप अपना आंसर बताओ। मैम मुझे नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, देखते हैं पीडीएफ वाला आंसर कैसे कर सकते हैं। एम के दिया यार, जैसे मुझे पीडीएफ का बनाना था योगिता.pdf, एलएस करते हैं तो बन गई योगिता.pdf की डायरेक्टरी। तो बिल्कुल सिंपल था, एम के दिया यार योगिता.pdf ऐसे बनाना था, बिल्कुल इजी सा। ठीक है, अब क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस के आंसर, कि कोई भी डाउट हो तो बताओ फटाफट से। क्लियर जी। क्लियर, ओके। आयुषी, कीर्ति, आपको भी सब समझ में आ रहा है अभी तक? यस मैम। चलो, तो कल जो लास्ट सेशन था अपना, उसमें अपन यूजर कैसे बनाते हैं, यूजर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहे थे, राइट? आज थोड़ा सा उसका भी कवर अप करके, जो अपन ने पहले किया था उसको रिवाइज करके, और आज आगे बढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, राइट? सबसे पहले अपन ने देखा कि यूजर कैसे बनाते हैं, यूजर ऐड कमांड से भी आप बना सकते हैं या फिर ऐड यूजर कमांड से भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऐड यूजर और जो बनाना है उसका नाम यूजर का। दूसरी चीज पास डब्ल्यूडी, पास डब्ल्यूडी से आप किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पहली बात क्या थी कि यूजर कौन बना सकता है, रूट यूजर बना सकता है, और पासवर्ड भी अगर चेंज करना है तो रूट यूजर ही चेंज करेगा, कोई अनदर यूजर किसी और यूजर का चेंज नहीं कर सकता पासवर्ड। अगर खुद को करना है तो पहले आपको लॉग इन करना पड़ता है अपने अकाउंट के अंदर, और पास डब्ल्यूडी कमांड को रन करना पड़ता है। ये देख लिया था। तीसरी चीज देखी थी अपन ने डिलीट यूजर, डिलीट यूजर और यूजर डिलीट, यूजर डेल, दो कमांड्स थी। डिलीट यूजर क्या करती है और यूजर डिलीट क्या करती है। तो यूजर डिलीट अपन ने नहीं देखा था क्या, कि हर एक यूजर अकाउंट होता है, हर एक यूजर अकाउंट जब भी बनता है तो उसका जो फोल्डर होता है स्लैश होम के अंदर जाके उसका फोल्डर बन जाता है। जैसे ये एक पहला यूजर था तो ए का एक फोल्डर बन जाएगा, बी यूजर था तो बी का फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर उसका डेटा सेव रहता है। अगर आप डिलीट यूजर कमांड से उस यूजर का नाम और डिलीट यूजर कमांड चलाते हो तो जो फोल्डर है यानी कि उस यूजर का डेटा है वो कभी नहीं उड़ेगा, पर यूजर अकाउंट उड़ जाएगा। पर यूजर डिलीट आप करते हो यूजर डेल और -r और यूजर अकाउंट का नाम, तो उस जो डायरेक्टरी उसकी बनी है जहां उसका सारा डेटा सेव है वो भी डिलीट हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसके अंदर। चौथी चीज क्या थी कि अगर आपको किसी भी अकाउंट में स्विच करना हो तो SU हाइफन और यूजर अकाउंट का नाम, अगर बिना हाइफन के करते हो तो आप कौन स्लैश वाली डायरेक्टरी के अंदर जाते हो, और हाइफन का यूज करते हो आप तो स्लैश होम के अंदर और जो आपका अकाउंट का नाम है यानी कि ए उसके अंदर आप जाते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये चार बातें थी जो अपन ने पहले लास्ट वाले सेशन के अंदर देखी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस जी। चलो, नेक्स्ट अपन क्या देख रहे थे
कि ये देखा था अपन ने कि यूज़र ऐड कमांड जो होती है ना, वो 10 बिग चेंजेस करती है। सबसे पहला चेंज क्या था कि ईटीसी पास डब्ल्यूडी एक फ़ाइल होती है। पास डब्ल्यूडी फ़ाइल के अंदर क्या होता है, उस यूज़र का जो भी अपन ने यूज़र बनाया है, यूज़र अकाउंट बनाया है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टोर रहती है। यानी कि उसकी एक एंट्री हो जाती है। जैसे मैंने एक ए यूज़र बनाया, तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आज अपन देखने वाले हैं। दूसरी फ़ाइल होती है ईटीसी शैडो फ़ाइल। ईटीसी शैडो फ़ाइल क्या करती है, जो आपने यूज़र अकाउंट बनाया है, उस यूज़र अकाउंट का जो एक्चुअल पासवर्ड है ना, उस पासवर्ड को स्टोर करती है, वो भी किस फ़ॉर्म में? एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में। एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में उसका पासवर्ड स्टोर रहता है। तीसरी फ़ाइल होती है ईटीसी ग्रुप फ़ाइल। ईटीसी ग्रुप फ़ाइल क्या करती है कि जो आपने यूज़र अकाउंट बनाया ना, उसी नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है। जो आपने अगर ए यूज़र बनाया, तो उसी नाम का एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप का नाम ए होता है और उस ग्रुप का मेंबर भी कौन होता है? ए ही होता है। ठीक है? यानी कि जो मेंबर है, जो यूज़र है, वो ही अपने ग्रुप का मेंबर होता है। फोर्थ फाइल थी हमारी ईटीसी जी शैडो। जी शैडो फाइल क्या करती है, जो ग्रुप का पासवर्ड होता है, वो उसको एक्चुअल जो पासवर्ड है, ग्रुप का पासवर्ड, उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ऐसे उस फाइल के अंदर स्टोर रहता है। तो ये फोर्थ चेंजेस था। फिफ्थ चेंजेस में क्या होता है कि जो भी आपने यूज़र अकाउंट बनाया है, स्लैश होम के अंदर जाके उस यूज़र अकाउंट का मतलब जो यूज़र है, उस यूज़र के नाम की एक डायरेक्टरी बन जाती है। ये होता है फिफ्थ वर्क। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्या होता है? सिक्स्थ होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि हर एक यूज़र का होम के अंदर अपना-अपना एक डायरेक्टरी होती है। जैसे अगर मेरे पास 3 यूज़र हैं ए, बी, सी तो उन तीनों की डायरेक्टरी होती है। पर तीनों यूज़र जो है किसी भी अनदर यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर ताका-झाकी नहीं कर सकते। यानी कि सिक्योरिटी होती है, वो उसके जो भी अनदर यूज़र का जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर वो रीड या राइट उसके डेटा को नहीं कर सकते। ठीक है? अब 7th वाला देखते हैं। 7th वाले में क्या होता है कि वार, स्पूल, मेल ये डायरेक्टरी होती है। उसके अंदर जाके एक मेल बॉक्स यानी कि उस यूज़र के नाम की एक डायरेक्टरी बनती है, जो भी यूज़र होता है। वो क्यों बनती है? क्योंकि वो उसका मेल बॉक्स होता है। जो मेल से रिलेटेड डेटा होता है वो वहाँ का स्टोर होता है। 8 चेंजेस होता है ईटीसी स्केल फाइल। ईटीसी स्केल फाइल के अंदर क्या होता है कि जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हिडन फाइल्स रहती है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास मान लो कि आपके पास 100 यूज़र्स हैं और आप कुछ डेटा है जो आप देना चाहते हो हर एक यूज़र को, एक फ़ोल्डर है नोट्स का वो आप देना चाहते हो तो उस एटीसी स्केल के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जाके उस फ़ोल्डर को स्टोर कर दो, ठीक है? जो भी अकाउंट बनेगा उन सारे जो भी डेटा यहाँ पड़ा है ना वो सारा कॉपी होके उन सब की होम डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है। तो ये ईटीसी स्केल का होता है। यहाँ पर सिस्टम लेवल की कुछ हिडन फाइल्स होती है, जैसे बैश आरसी, बैश प्रोफाइल हो गया, बैश हिस्ट्री हो गई, ये सारी हिडन फाइल्स भी वहाँ पे सेव होती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हो तो इस डायरेक्टरी के अंदर आप दे सकते हो, तो वो उन सारे यूज़र्स को बाय डिफ़ॉल्ट जब अकाउंट बनेगा तो वो वहाँ पे उनकी होम डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है? ये था 8 चेंजेस। 9th 9 चेंजेस के अंदर क्या होता है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल में क्या होता है कि हर एक जो कमांड अपन रन करते हैं ना वो एक वेरिएबल यानी कि एक लोकेशन से आती है। जैसे अपन ने देखा था कैल की बात कर ले तो यूएसआर बिन कैल वो यहाँ से चल के आती है यानी कि उसका कोड जो है यहाँ पर पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी होती है पाथ वेरिएबल के अंदर जो अपन ने देखी भी थी। अगर अपन इको करें इको डॉलर पाथ तो यहाँ पर ये इतनी सारी डायरेक्टरीज़ होती है। इन सारी डायरेक्टरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जो सिस्टम लेवल यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आई है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वो सारी कमांड्स पड़ी है। तो हर एक यूज़र अकाउंट जब बनता है तो उनको इस पाथ लेवल की पाथ वेरिएबल की एक्सेस मिल जाती है ताकि वो क्या कर सके अपने अकाउंट में वो सारी कमांड्स जो सिस्टम से आई है वो सारी रन कर सके। ठीक है? और लास्ट चीज़ होती है कि सिस्कॉल। सिस्टम कॉल क्या होती है कि जब भी कोई यूज़र होता है ना अगर मान लो कि कोई सिस्टम की कोई फ़ाइल है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल पड़ा है, ठीक है? हर एक यूज़र को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोल्डर के अंदर जो-जो भी फ़ाइल्स आई है, उन सब की परमिशन नहीं होती है। पर कुछ-कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जिनको परमिशन होती है। तो अगर वो जैसे मान लो कि जहाँ पर ओएस इंस्टॉल हुआ है स्लैश के अंदर, वहाँ पर एक कोई डायरेक्टरी है। अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, ए यूज़र है, उसको एक्सेस करना चाहता है, उसके पास परमिशन है, तो जब भी वो कोई भी एक्सेस करना चाहता है तो जैसे रीड करना चाहता है वो डेटा को,
तो जैसे रीड ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन पर हर एक ऑपरेशन की जो रिक्वेस्ट होती है वो कर्नल के पास जाती है और कर्नल जो भी आपने ऑपरेशन दिया है उससे रिलेटेड एक सिस्टम कॉल होता है, सिस्टम कॉल्स उनको एग्जीक्यूट करता है, तब आपकी कमांड एक्चुअल में रन होती है। जो बैकग्राउंड में जब आप एक-एक चीज़ करते हो ना, वो ऐसे ही होती है कि आप कोई भी काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड, उस ऑपरेशन से रिलेटेड एक सिस्टम कॉल जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये होती है सिस्टम कॉल, यानी कि सिस्टम लेवल की परमिशंस जो होती है वो 10th के अंदर होती है। यानी कि कौन-सा यूज़र क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, ये सारी सिक्योरिटी 10th के अंदर होती है। तो ये 10 बिग चेंजेस होते हैं जब यूज़र ऐड कमांड आप रन करते हो। तो ये चीज़ क्लियर हुई क्या? आज अपन एक-एक फ़ाइल को डीप में देखने वाले हैं कि कौन-सी फ़ाइल के अंदर क्या डेटा रहता है, कैसे रहता है। तो अगर अपन बिना ऐड मतलब यूज़र ऐड या ऐड यूज़र कमांड के बिना भी अगर अपन उनके अंदर मैन्युअली जाके चेंजेस करेंगे ना, तो अपना पूरा जो यूज़र अकाउंट है वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन एक-एक फ़ाइल्स यस को मैम। अच्छे से देखने वाले हैं कि वो फ़ाइल्स एक-एक क्या करती है। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कमांड कैसे रन होती है, ये इतनी जो फाइल्स है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स के अंदर। तो वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन फाइल्स के बारे में और डीप में पढ़ें, एक चीज़ समझ लो। जैसे ये मेरा लैपटॉप मान लो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे मेरे पास हो सकता है कि मेरा क्रोम ब्राउज़र है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, जो वीडियो चलाने के लिए है। मेरे पास अपना टर्मिनल है, यानी कि ये सारे लैपटॉप के अंदर पहले से ही है ना? नोटपैड है, जहाँ पे मैं अपना कुछ भी स्टोर कर सकती हूँ, है ना? ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो लैपटॉप के पास है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के अंदर स्टोर है। और एक लैपटॉप के अंदर मान लो मैंने 4 यूज़र बना रखे हैं ए, बी, सी, डी, यानी कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 जने एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? पर होता ऐसा है कि जो चारों यूज़र है ना, उनके पास अपना-अपना डेटा रहता है, यानी कि सब अपने-अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं, अपना-अपना पासवर्ड डालते हैं और आराम से यूज़ करते हैं। पर ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है, सब शेयर करते हैं एक-दूसरे के बीच में। ऐसा नहीं है कि हर एक यूज़र को अलग क्रोम है, हर एक यूज़र का अलग टर्मिनल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम टर्मिनल है, सेम है और वो सारे सेम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है? वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तो शेयर कर सकते हैं, पर उन जैसे मान लो ए यूज़र आया, ए यूज़र ने टर्मिनल खोला। टर्मिनल में बहुत सारी कमांड टाइप करी और वो अपनी हिस्ट्री कमांड से सारी हिस्ट्री को देख सकता है और हिस्ट्री जो होती है उसकी हिस्ट्री फाइल के अंदर जाके सेव हो जाती है। ऐसे ही बी यूज़र, सी यूज़र भी कर सकता है, यानी कि जो-जो भी उन्होंने काम किया, वो एक हिस्ट्री फाइल बनती है, जो-जो भी अपन कर रहे हैं, वो सब एक हिस्ट्री फाइल के अंदर सेव रहता है। तो हर एक यूज़र सेम सॉफ्टवेयर को तो शेयर कर सकता है पर अपनी हिस्ट्री को शेयर नहीं करता है। यानी कि हर एक यूज़र का अकाउंट अलग है, हर एक यूज़र का डेटा अलग है, यानी कि उन सब का डेटा भी अलग-अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल बी जाके ये देख सके कि ए ने क्या-क्या किया था लास्ट टाइम पे, मैं जाके देख लूँ यार। वो अपन को कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। तो ये एक सिक्योरिटी रहती है कि उनका डेटा जो होता है वो सबका सेपरेट रहता है। तो ये बात समझानी थी मुझे। अब अपन फाइल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली फाइल्स हमारी कौन-सी थी? ईटीसी शैडो फाइल। सॉरी, ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल, जिसके अंदर क्या होता है, उस यूजर का, जो भी अपन यूजर बनाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, पास डब्ल्यूडी फाइल को देखना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि जो भी नई नई एंट्री होगी ना, हमें अच्छे से समझ में आती रहेगी। हमने एक यूजर क्रिएट किया U1, एड यूजर U1, और सॉरी, अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट यूजर बनना पड़ेगा। U1, तो पासवर्ड दे देते हैं अपन सबसे पहले 123 123। तो अब अपने पास में एक U1 नाम का यूजर आ चुका है। जब भी ऐड यूजर कमांड चलती है तो सारे चेंजेस हर एक फाइल में होता है। तो सबसे पहले अपन फाइल देखते हैं etc passwd फाइल, ठीक है? etc passwd फाइल में देखो लास्ट एंट्री है U1, U1 नाम का एक यूजर बना है। और ये सारी जो चीजें देख रहे हो कि एक यूजर की एंट्री किस तरह से यहाँ पर स्टोर हुई है, इस चीज को अपन समझने वाले हैं कि ये सब क्या है, ठीक है? तो देखना, सबसे पहला जो नाम यहाँ पर देख रहे हो वो है U1। U1 क्या है? एक यूजर का नाम, जो भी आपने जिस नाम से उस यूजर को क्रिएट किया है, ठीक है? फिर यहाँ पर हर एक चीज जो है ना, वहां पर वो कॉलन से सेपरेटेड है। ये सारी जो चीजें हैं, ये अलग अलग चीजें हैं और ये सारे कॉलन से सेपरेटेड है। अब देखना, पहला नाम क्या हो गया? यूजर का नाम। दूसरी चीज है यहाँ पर एक्स,
उसके बाद है एक नंबर, उसके बाद कॉलन, उसके बाद वापस नंबर, फिर यहाँ पे कुछ कॉमा दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ होम डायरेक्टरी का कुछ लग रहा है और यहाँ पर एक और कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 7 चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। इन सबको अपन एक-एक करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये सारी चीजें हैं क्या। देखो, सबसे पहली चीज लिखी हुई है यूजर का नेम, जिस नाम से आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद वो सब कोलन से सेपरेटेड है, यानी कि वो एक अलग चीज है, अलग सेपरेटेड चीज है, अलग कॉलम, उसको आप समझ लो। ठीक है, वो कोलन से सेपरेटेड है। तो पहला नाम है यूजर नेम, उसके बाद आती है लिंक। लिंक जहां पर आपने देखा था ना कि एक्स लिखा हुआ है वहां पर। लिंक किसके लिए? जो भी आपने यूजर बनाया ना, उसका आपने पासवर्ड भी स्टोर किया था। तो ये जो लिंक है ना, वो है लिंक ईटीसी शैडो फाइल के अंदर उस यूजर का जो पासवर्ड है ना, उस पासवर्ड के जहां पर वो पासवर्ड स्टोर है, उस यूजर का पासवर्ड, उससे वो एक लिंक है जो हर यूजर के लिए देखना एक्स ही नजर आएगा आपको। देखो, हर एक यूजर के लिए एक्स है, पर ये यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, पर उस जो भी यूजर है ना, उससे जो एसोसिएटेड पासवर्ड है, जो ईटीसी शैडो फाइल के अंदर स्टोर है, वो उससे लिंक्ड है। तो सेकंड चीज होती है लिंक, जो हमेशा एक्स ही आपको नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है यूजर आईडी। यूजर आईडी देखना, यहाँ पर ये जो यूजर आईडी दिख रही है आपको 1002, ये एक उस यूजर की जो आपने क्रिएट किया है ना, उसकी यूजर आईडी है। यूजर आईडी क्या होती है? यूनिक आईडी। हर एक यूजर जब क्रिएट होता है तो सबको एक यूनिक आईडी असाइन होती है, तो वो यूनिक आईडी यहाँ पर है। एक और चीज देख लेते हैं कि जब यूजर आईडी जो होती है ना, उसमें अलग अलग कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले क्या होती है कि यूजर आईडी 0 से लेकर के 65535 यहाँ तक यूजर आईडी की रेंज हो सकती है, 65535 तक। जो 0 यूजर आईडी होती है ना, वो रूट यूजर की होती है, वो किसी और को असाइन नहीं होती है। देखना है तो देखो यहाँ पर, ये रहा। सबसे पहला है रूट यूजर। रूट यूजर ये रहा, उसकी जो पासवर्ड की लिंक है वो ये रही, और 0 जो उसकी यूजर आईडी है वो है 0। ठीक है, तो जो 0 यूजर आईडी होती है वो सिर्फ रूट यूजर के लिए होती है। तो कभी भी आपको ऐसे है ना पहचानना है कि ये कौन सा यूजर है, तो उसकी यूजर आईडी देख लो। तो जो यूजर आईडी होती है रूट की, वो 0 होती है। उसके बाद होती है 1 से लेकर के 99। 1 से लेकर के 99, इसी रेंज के अंदर 0 तो हो गई रूट की, 1 से लेकर के 99 तक होती है प्री डिफाइंड अकाउंट। जो भी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो प्री डिफाइंड कुछ अकाउंट्स बने हुए आते हैं। उन अकाउंट्स के लिए उन सारे अकाउंट के लिए जो यूजर आईडी असाइन होती है वो 1 से लेकर के 99 तक होती है। तीसरी चीज देखो, 1000 से लेकर के ये सारे जो यूजर अपन क्रिएट करते हैं, जो अभी यूजर ऐड कमांड या ऐड यूजर से जो क्रिएट करते हैं, उन सबको ये आईडी असाइन होती है 1000 से लेकर के 60000 की रेंज में असाइन होती है, जो नॉर्मल यूजर होता है। इसलिए अभी जो अपन ने U1 क्रिएट किया ना, इसकी जो यूजर आईडी है 1002 है, 1000 से लेकर के 60000 की रेंज के अंदर। ये ऐसा ही होता है, ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैंने एक यूजर बनाया तो उसकी यूजर आईडी क्या है। तो उसकी यूजर आईडी हमेशा 1000 से 60000 की रेंज के अंदर रहेगी। ठीक है, और जो ये हो गई पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी। चौथी में क्या होता है कि 100, यहाँ तक 99 कवर कर लिया था, 100 से लेकर के 999 और 60,001 से लेकर के 65535, ये सारी जो आईडीज होती है ग्रुप, ये सारी जो यूजर आईडी होती है, ये ग्रुप को और सिस्टम अकाउंट्स के, जो भी सिस्टम अकाउंट होते हैं जो सिस्टम के लिए काम करते हैं, और जो सारे ग्रुप होते हैं, उनको ये यूजर आईडी असाइन होती है। तो यूजर आईडी का कंसेप्ट समझ में आया। यूजर आईडी के जो होती है वो रेंज 0 से लेकर के 65535 तक होती है। 0 यूजर आईडी सिर्फ रूट यूजर को मिलती है। 1 से लेकर के जो 99 तक होती है वो प्री डिफाइंड अकाउंट जो सिस्टम के साथ आते हैं, उन सारे अकाउंट्स को मिलती है। 1000 से 60000 जो यूजर आईडी होती है, जो हम नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं, उनको मिलती है। और 100 से लेकर के 999 और 60,001 से लेकर के 65535, ये सारे ग्रुप्स को और सिस्टम अकाउंट्स को मिलती है। ठीक है, तो वापस एक बार चलते हैं ईटीसी पासडब्ल्यूडी फाइल के ऊपर। सबसे पहली चीज क्या थी? यूजर का नेम। उसके बाद में आई थी लिंक। लिंक जो होती है एक्स, जो कहाँ पर होती है? ईटीसी जी शैडो के अंदर, यानी कि जहां उसका पासवर्ड स्टोर है उससे लिंक्ड रहता है। तीसरी चीज हो गई यूआईडी। यूआईडी कैसे असाइन होती है 1000 से
60,000 की रेंज के अंदर जो भी आप यूजर क्रिएट करोगे, यूजर ऐड या ऐड यूजर से जो भी नॉर्मल यूजर क्रिएट करोगे, उनको ये यूजर आईडी मिलेगी। अगली चीज होती है ग्रुप आईडी। देखा ना अपन ने, जो ग्रुप आईडी होती है उनकी रेंज क्या होती है, 60,001 से लेकर के 65531 या फिर 100 से लेकर के 999 तक। तो देखो इनको भी ये रेंज मिली हुई है, और ये ग्रुप की आईडी है। जो नेक्स्ट आईडी है वो है ग्रुप की आईडी। ठीक है, ये हो गई ग्रुप की आईडी। सॉरी, ये ग्रुप की आईडी नहीं है। ये जो आईडी यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये ग्रुप आईडी है। पर जो अपन ग्रुप देखेंगे ना, एटीसी ग्रुप फाइल के अंदर जो ग्रुप स्टोर होते हैं, वहां पर 60,001 से लेकर के 65535 उनकी रेंज में उनको मिलेगी। ये ग्रुप आईडी है, पर ये आपको मिलेगी 1000 से लेकर के 60,000 की रेंज के अंदर। तो ये है पहली आईडी जो है वो है यूजर आईडी, दूसरी है ग्रुप आईडी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो फोर्थ चीज भी अपन ने समझ ली कि चौथी चीज क्या होती है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वहां पर लिखा हुआ होता है कमेंट। आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, कि जैसे मैं कुछ यूनिकली डिफाइन करना चाहती हूँ, कि जैसे यहाँ पर रिया यूजर है, यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है रिया सोनी, यानी कि आप उसका नाम दे सकते हो, उसका ईमेल नंबर, फोन नंबर, कुछ भी, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया और एड्रेस हो गया। कुछ भी ऐसी चीज जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती है, वो आप कमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं है, तो अभी ब्लैंक ब्लैंक है। ठीक है, याद है जब अपन ने यूजर क्रिएट किया था ना, तो वो बहुत सारी चीजें पूछता है कि आपका फुल नेम क्या है, आपका रूम नंबर, वर्क फोन नंबर, होम फोन, अदर। यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन टाइप करते हो ना, तो ये सारी वो जो कमेंट वाली फील्ड है ना, वहां पर वो सारी चीजें कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ वाली चीज थी कमेंट। उसके बाद में आती है होम डायरेक्टरी, यानी कि उस यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ है और उसका नाम क्या है। ये तो अपन को भी पता है कि होम डायरेक्टरी कहाँ होगी, स्लैश होम के अंदर, और उसकी होम डायरेक्टरी का नाम है U1। अगर रिया यूजर है तो उसकी डायरेक्टरी का नाम होगा होम और रिया। ठीक है, तो ये हो गई लास्ट फील्ड, जो लास्ट सेकंड फील्ड जिसके अंदर होम डायरेक्टरी स्टोर होती है। लास्ट फील्ड होती है शेल। जो भी शेल होती है ना, शेल क्या होती है उसको बहुत आगे अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ये समझ लो कि शेल जो होती है ना, बहुत अलग अलग टाइप की शेल होती है। जैसे बिन बैश एक शेल हो गई, एसएच शेल हो गई, CSH हो गई, KSH हो गई, नो लॉगिन शेल हो गई। ये सारी अलग अलग टाइप की शेल्स होती है, इसलिए यहाँ पर एक शेल की भी फील्ड होती है, जहाँ पर कि आप उसको कौन सी शेल देना चाहते हो। जैसे अगर मैं रिया यूजर के देखोगे तो बिन बैश है, इस U1 यूजर की भी बिन बैश है। और यहाँ पर देखो कुछ एक यूजर है फेस्टिवल नाम का। ठीक है, फेस्टिवल एक कमांड थी, राइट, और हर एक कमांड का भी एक यूजर बना हुआ है। मतलब समझ रहे हो, ये सब सिस्टम अकाउंट्स हैं। जो भी आप कमांड एक्स्ट्रा कोई भी कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो, तो उसका एक यूजर बन जाता है बैकएंड में। जब उसको जब आप ओपन कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो ये अकाउंट्स, ये जो यूजर अकाउंट्स हैं जो उस कमांड्स के लिए बने हैं, वो ही यूज आते हैं। तो जैसे फेस्टिवल एक कमांड थी जो अपन ने लास्ट सेशंस में पढ़ी हुई है। तो उस फेस्टिवल कमांड के जो है वो भी एक अकाउंट बना हुआ है, और उस अकाउंट को जो शेल प्रोवाइड हुई है वो हुई है नो लॉगिन शेल। की अलग अलग शेल्स की टाइप होती है, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे किसी को बिन फॉल्स भी असाइन हुई है। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है शेल्स। तो ये 7 फील्ड्स होती है ETC पास WT फाइल के अंदर। पहला क्या होता है, यूजर का नाम, जो यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया है। दूसरा होता है लिंक, जो लिंक का होती है G शेडो, जो पासवर्ड जहाँ स्टोर है उससे लिंक रहता है उसका। यूजर आईडी, जो कि किस रेंज में होती है, 1000 से लेकर के 60,000 की रेंज के अंदर एक नॉर्मल यूजर को असाइन होती है। ग्रुप आईडी भी वही मिलती है। कमेंट आप उससे रिलेटेड उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस, या जो भी इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, तो वो आप वहां कर सकते हो। लास्ट सेकंड चीज होती है होम डायरेक्टरी। जो भी आपने यूजर क्रिएट किया है उसके नाम की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। लास्ट चीज होती है शेल, जो अलग अलग टाइप की शेल्स हो सकती है, उसमें एक जो शेल होती है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये पहली फाइल होती है जो अपन ने देखी। ये सारी चीजें क्या है वो अपन अच्छे से समझ चुके हैं। तो पहली फाइल हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी फाइल आती है ETC शेडो फाइल। ETC शेडो फाइल क्या करती है, जहां पर एक्चुअल पासवर्ड जो होता है उसका स्टोर होता है। और वो पासवर्ड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एकदम जो आपने पासवर्ड दिया वो वैसा नहीं रहता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, जो इजीली किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक बार देखते हैं इस फाइल को भी जाके कैट करते हैं ETC शेडो फाइल।
अभी जो अपन ने U1 यूजर बनाया था उसको 123 पासवर्ड दिया था, ठीक है ना? याद रखना है इसको। अब देखना, ये U1 नाम का एक यूजर है जिसका इतना बड़ा कुछ पासवर्ड यहाँ पर बता रखा है ना? यहाँ से लेकर के ये पासवर्ड स्टोर है यहाँ तक। सिर्फ 1 2 3 ये 3 अक्षर का मैंने पासवर्ड दिया था, उसको इतना वे के अंदर एन्क्रिप्ट किया है कि किसी को ये समझ में भी नहीं आएगा कि इस पासवर्ड है क्या। तो ये जो पासवर्ड स्टोर होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है, भले ही छोटा बनाओ पासवर्ड या बड़ा बनाओ। वो एक एन्क्रिप्शन की अलग-अलग टेक्निक्स होती है और वो उस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देखना 4-5 फ़ील्ड्स नज़र आती है। पहला तो ऑब्वियसली यूज़र का नाम है, उसके बाद ये एक्चुअल जो पासवर्ड था उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर किया हुआ है। फिर वापस आ रहा है कोलन यानी कि सेपरेशन है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 0, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर कुछ नंबर और यहाँ पर जो 2 फ़ील्ड्स हैं वो खाली है। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो तो क्या है, यूज़र का नेम, ठीक है? उसके बाद में जो भी आपका पासवर्ड है, एक्चुअल पासवर्ड वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है कि कोई भी इज़िली इसको हैक ना कर पाए, इज़िली कोई भी देख के पहचान ना पाए कि ये पासवर्ड है क्या यार, ठीक है? तो ये हो गई हमारी पहली चीज़, ये दूसरी चीज़। थर्ड कॉलम के अंदर रहता है आपका, यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम के अंदर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा। ये नंबर क्या रहता है कि आपने लास्ट कब पासवर्ड चेंज किया था। जो भी आपने लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था ना, वो काउंटिंग है और ये काउंटिंग 1 जनवरी 1970 से हो रही। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐसे सेटिंग है। 1 जनवरी 1970 को लेकर के आज दिन तक आपने कब लास्ट पासवर्ड चेंज किया था, वो उसका नंबर है। इसलिए ये नंबर आपको ये इतना बड़ा नज़र आ रहा है कि आपने कब लास्ट पासवर्ड चेंज किया था। ठीक है? ये तीसरी फ़ील्ड होती है। चौथी फ़ील्ड क्या करती है? चौथी फ़ील्ड चौथी फ़ील्ड के अंदर होता है कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है ना, क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर? 0। ये 0 नंबर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर देखना। अगर यहाँ पर मैं 0 की जगह 1 कर दूँ या 2 कर दूँ, मतलब चेंज तो मैं कर सकती हूँ ना, मैं रूट यूज़र भी हूँ और इस फ़ाइल के अंदर जाऊँ, विम करूँ, मतलब इस फ़ाइल को खोलूँ और इसमें 0 की जगह 1 या 2 कर दूँ, तो होगा क्या देखना। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है 0, हम चेंज करके कोई भी नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर इससे होता क्या है? अगर मैंने लिखा हुआ था 2, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अगर मैंने लिख दिया 2 तो आप 2 दिन तक जो यूज़र है ना, अभी हमारा यूज़र कौन है? U1, तो वो जो यूज़र है, वो 2 दिन तक अपना पासवर्ड कभी चेंज नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 0 यानी कि 0 का मतलब है कि वो कभी भी एनी टाइम अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर मैंने लिख दिया 1 यानी कि 1 दिन तक वो अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, 1 दिन के बाद अपना पासवर्ड वो चेंज कर सकता है। मतलब ऐसा कई बार होता है ना कि ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन जहाँ पर आप एक बार अपना पासवर्ड दे दिया, उसके बाद आप कुछ एक ड्यूरेशन होता है कि 2-3 दिन तक आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ ये होती है। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो 2 दिन तक वो यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, 2 दिन के बाद अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है। और 0 का मतलब होता है एनी टाइम कि वो कभी भी चाहे जब अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये होती है हमारी 4th नंबर की फ़ील्ड। ठीक है, ये समझ में आया? अब आती है 5th फ़ील्ड। 5th फ़ील्ड को देखो यहाँ पर 999 है, सॉरी 5 टाइम्स 9 है। 5 टाइम्स 9 यहाँ पर लिखा हुआ है और चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपना पासवर्ड चेंज मतलब इतने दिनों में कभी भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मतलब इतने दिनों में यानी कि ये इतने सारे जो दिन दिख रहे हैं, इतने दिनों में आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर मैं आप यहाँ पे लिख दिया 2 तो आप 2 दिनों में कभी भी आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या था कि 2 दिन तक आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हो और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 तो यानी कि आप 2 दिन में आप अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। ऐसा होता है ना कितनी बार कि अपन पासवर्ड फॉरगॉट कर देते हैं, तो हमारे पास एक मेल आता है, फिर आप उसमें अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। पर वो मेल जहाँ होता है मतलब जो लिंक आपको देती है वो भी एक्सपायर हो जाती है, तो सिर्फ़ आप जिस दिन के लिए होती है उसी दिन में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। वापस से देखना, ईटीसी शैडो फाइल के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर पासवर्ड स्टोर होता है। पहली फ़ील्ड उस यूज़र का नाम जिससे आपने अकाउंट बनाया है। दूसरी फ़ील्ड उसका एक्चुअल पासवर्ड, ठीक है? एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। तीसरी चीज़ जो होती है यहाँ पर, वो होती है कि आपने कब लास्ट पासवर्ड चेंज किया था। वो एक नंबर है कि आपने
इतने दिनों की काउंटिंग है, ये एक-एक दिन को काउंट कर रखा है। ये इतने दिन क्यों है? क्योंकि ये सारी जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 1917 से चली आ रही है, 1970 से चली आ रही है कि आपने कब लास्ट पासवर्ड चेंज किया था, वो ये बता रहा है। अगर आपने कल किया होगा ना तो भी 1 जनवरी 1970 से लेकर के कल तक की जो काउंटिंग रहेगी ना वो नंबर वहाँ पे बताता है। समझ में आया? नेक्स्ट फील्ड, जो फोर्थ फील्ड थी ना वो क्या होती बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर 0 होता है। बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब क्या होता है कि आप अपना पासवर्ड जब चाहो जब चेंज कर सकते हो। पर मान लो कि मुझे कल एग्ज़ाम है, जैसे मेरे पास मेरे सारे 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 स्टूडेंट्स को एक यूज़र बनाया और कल एग्ज़ाम है, मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी पासवर्ड चेंज करे। किसी भी वजह से मैं नहीं चाहती कि कल एग्ज़ाम है और कल कोई पासवर्ड अपना चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, कोई भी एक नंबर दे सकती हूँ। नंबर किससे होता है कि अगर मैंने 1 दे दिया, 1 का मतलब कि आज कोई भी अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। अगर वो करने का ट्राई भी करेगा ना, तो वो उसे एरर बताएगा। और 0 का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूज़र अपना एनी टाइम अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर कोई नंबर हो तो यानी कि उतने दिन तक अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। यानी कि 1 या 2, 2 दिया तो यानी कि 2 दिन तक अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? सेम वैसी होती है फिफ्थ फील्ड। फिफ्थ फील्ड का बाय डिफॉल्ट नंबर होता है 5 टाइम्स 9। इसका मतलब क्या होता है कि इतने दिनों में कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकता है वो, ठीक है? एनी टाइम का भी मतलब वही होता है, पर यहाँ पर इस चीज़ को भी अलग बनाया बनाया हुआ है कि वो अपना कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। एनी मतलब 555 का मतलब ये जो सॉरी 5 टाइम्स जो 9 है, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है कि इतने दिनों में कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कुछ भी कर दूँ कि यहाँ पर मैंने कह दिया 2 यानी कि आप क्या करोगे, आप 2 दिन में कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पर उसके बाद कभी चेंज नहीं कर पाओगे। ये समझ रहे हो कि कल एग्ज़ाम है और मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको 2 दिन है, आप 2 दिन अपना पासवर्ड जितना चेंज करना है कर लो, पर 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ है कि आप 2 दिन है, अपना पासवर्ड चेंज कर लो। और इसका मतलब क्या था कि 0 का मतलब आप एनी टाइम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पर 1 या 2 दिन यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम है, उस दिन आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मैंने 1 दिया तो यानी कि 1 दिन तक आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, 2 दे दिया तो आप 2 दिन तक नहीं कर सकते। ऐसे नंबर दे सकते हैं अपन, ठीक है? अब आती है 6th नंबर की फील्ड। 6th नंबर की फील्ड होती है कि अगर मान लो कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पर देखना ये वाली फील्ड अपन ने कवर कर ली, ये कवर कर ली, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। हर एक पासवर्ड की यहाँ पर एक्सपायरी डेट होती है, पर वैसे यहाँ पर कुछ एक्सपायरी आप सेट भी कर सकते हो कि एक स्टूडेंट यूज़र है, उस स्टूडेंट यूज़र को एग्ज़ाम से पहले अपनी एक्सपायरी डेट होगी उस यूज़र के पासवर्ड की और उससे पहले उसको मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो हर एक यूज़र की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट से पहले कितने दिन पहले वार्निंग आनी चाहिए, वो ये नंबर 7 है ना, वो ये बताता है। तो नंबर 7 जो है ना यहाँ पर वो क्या बताता है कि मान लो कि 1 हफ्ते मतलब कुछ दिनों बाद जैसे आज कितनी डेट है 23, 23 को मेरा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है मेरे अकाउंट का। तो उस 23 से 7 दिन पहले से मुझे जो जब मैं लॉगिन करूँगी ना, तो जब लॉगिन करते टाइम वो मुझे वार्निंग देगा कि आप प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कर लो, आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। तो 7 दिन पहले से ही वो मुझे एक्सपायर मतलब ऐसे क्या करने वाला है वार्निंग देने वाला है। यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे 10 दिन पहले दे। तो ये सारे चेंजेस सिर्फ़ रूट यूज़र कर सकता है पहली बात तो ये और हम हर एक यूज़र के लिए चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहूँ कि मेरे कुछ 6-7 जने हैं वो स्टूडेंट्स यूज़र हैं। और स्टूडेंट के लिए मैं कुछ अलग चाहती हूँ, तो मैं अलग चेंजेस कर सकती हूँ, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें 7 ही रहती है। अब हर एक अकाउंट के लिए देख लो, हर एक अकाउंट के लिए 777 0 और 5 टाइम्स 9 ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहती है। पर ये है होती है वार्निंग वाला नंबर कि जिस दिन आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होता है, उसके 7 दिन पहले आपको वो वार्निंग देने लग जाएगा कि प्लीज़ भैया आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो ये है 6th नंबर की फील्ड। समझ में आया? यस मैम। क्लियर?
चलो, उसके बाद देखना यहाँ पर 2 फील्ड नज़र आ रही है। 7th के बाद में कोलन है और कोलन के बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे भी कोलन है और कोलन के बीच में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर 2 फील्ड्स होती है। 7th वाली फील्ड के अंदर होता है कि यहाँ पर नंबर होता है, अगर आप चाहो तो नंबर लिख सकते हो कि आपका पासवर्ड एक्चुअल में कब एक्सपायरी होगा, यानी कि पासवर्ड एक्सपायरी लिख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर दे दिया, 5 दे दिया, तो 5 दिन बाद आपके पासवर्ड की एक्सपायरी होने वाली है, तो वो नंबर यहाँ पर होता है। पर बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पासवर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपायर नहीं करता है, इसलिए ये फील्ड ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब कि कभी भी आपका पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। सेम 8th जो है फील्ड, उसमें होता है अकाउंट एक्सपायर। अकाउंट एक्सपायर यानी कि सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड एक्सपायर कर रहे हो कि उस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो अकाउंट तो रहेगा पर वो उसका पासवर्ड चलने वाला नहीं है। सेम 8 नंबर की फील्ड होती है अकाउंट एक्सपायर, यानी कि पूरा अकाउंट ही एक्सपायर हो जाएगा और जब तक अगर आपने अकाउंट एक्सपायरी के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ऐसा होता है कई बार में, ठीक है? तो एक बार वापस से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ईटीसी शैडो फाइल को देख रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल पासवर्ड स्टोर होता है। उसकी पहली फील्ड होती है यूज़र का नेम, ठीक है? उसके बाद आता है अपना जो एक्चुअल पासवर्ड होता है वो। उसके बाद में आता है कि कितने दिन पहले आपने पासवर्ड चेंज किया था और वो काउंटिंग होती है और वो काउंटिंग 1 जनवरी 1970 से चली आ रही है। उसके बाद आता है यहाँ पर 0, 0 यानी कि आप कितने दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। 0 का मतलब एनी टाइम आप कब जब चाहो जब पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर मान लो मैंने कोई नंबर दे दिया 1 या 2 तो आप उतने दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद होता है कि 5 टाइम 9 उसका मतलब होता है कि इतने दिनों में कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप। मतलब इतने नंबर तो खूब हो गए ना आपके पास, तो कि आप आराम से अपने पासवर्ड जब चाहो जब चेंज कर सकते हो। पर अगर मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस या मुझे किसी के कारण मुझे कोई नंबर चेंज करना हुआ, जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो आप 2 दिन तक आप अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो, पर उसके बाद नहीं कर सकते हो। 6th नंबर की फील्ड क्या होती है? वार्निंग होती है कि आपका अकाउंट, आपका जो पासवर्ड है या फिर आपका अकाउंट एक्सपायर होने वाला है, तो उससे कुछ 7 दिन पहले आपको वार्निंग आ जाएगी कि प्लीज़ आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो और आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला होता है। और 7th के अंदर पूरे पासवर्ड जो एक्सपायरी डेट होती है, वो लिखी हुई होती है या फिर वो नंबर या तो डेट लिखी हुई होती है या फिर नंबर के 5 दिन बाद आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला है। पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? रूट यूज़र के पास जाना पड़ेगा और फिर अपना पासवर्ड वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अगर मान लो कि आपने भूल गए, आप गए भी नहीं, आपका पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी आ गया, वार्निंग भी 7 दिन हो गए, आती रही, पासवर्ड एक्सपायरी की डेट भी आ गई, तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपका अकाउंट ही एक्सपायर होगा। तो लास्ट वाली होती है अकाउंट एक्सपायर कि आपकी कौन सी तारीख को आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया। तो सेम ऐसा होता है ना कि जैसे बिल वगैरह होता है कि इस दिन तक आपने अपना बिल नहीं दिया, वार्निंग आती है पहले कुछ दिनों तक, इस दिन तक आपने अपना बिल नहीं दिया तो आपका जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। सेम ऐसा होता है। तो ये पूरी फाइल है एटीसी शैडो फाइल। अब लास्ट एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो, अपन ने एक चीज़ यहाँ पर देखना नोटिस करना कि U1 को मैंने पासवर्ड क्या दिया था 123, उस 123 को इसने कुछ ऐसा एन्क्रिप्ट किया है कि इतनी बड़ी लाइन में इसको एन्क्रिप्शन का जो भी था, वो इतना बड़ा इसने लिख दिया। तो ये एन्क्रिप्शन होता कैसे है, क्या है? इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, एन्क्रिप्शन का मतलब क्या? अगर मान लो कि मैंने 123 दिया था और वो एक्चुअल पासवर्ड ही यहाँ पर स्टोर होता, तो कोई भी इस फाइल की एक्सेस तो है, सबको इस फाइल की एक्सेस होता है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अगर मैं कैट करूँ etc passwd, सॉरी क्या कर दिया, passwd, तो मुझे भी इस फाइल की एक्सेस है। etc passwd, etc शैडो, मैं रिया यूजर हूँ अभी, नॉर्मल यूजर, पर शैडो की परमिशन डिनाइड है, ठीक है? etc जो है etc passwd को सबको एक्सेस होती है, यानी कि कौन-कौन से यूजर बने हुए हैं मुझे पता चल जाएगा कि ये यूजर बने हुए हैं मेरे पूरे सिस्टम के अंदर। और passwd की एक्सेस होती है शैडो, जहाँ पर एक्चुअल पासवर्ड होता है, वहाँ की किसी को एक्सेस नहीं होती है। ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि ये अनएन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ही रहता, जो मैंने 123 दिया अगर वो 123 ही रहता तो कोई भी देख लेता, यानी कि रूट यूज़र कोई भी रूट में लॉगिन करता और सब देख लेते कि यार इसका पासवर्ड क्या है, कोई भी लॉगिन कर लेता, उसके डेटा को है
छेड़छाड़ कर सकता है या कुछ भी अकाउंट भी उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए एन्क्रिप्शन ज़रूरी है ताकि हैक ना हो, सिक्योर रहे आपका। अब एन्क्रिप्शन के अंदर भी अलग-अलग टेक्निक्स होती है। तो एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है पहले कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है ना, जो भी आपने जैसे मान लो 1 2 3 लिखा है, जो भी पासवर्ड दिया, उस नॉर्मल टेक्स्ट पर एक एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम्स क्या होती है? जो उनको कन्वर्ट करती है, जो उस डेटा को इनपुट लेती है और कुछ ना कुछ करके और उसको क्या करती है? हैश फॉर्म। हैश फॉर्म क्या होता है? जो एन्क्रिप्शन होता है ना, उसको हैश फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैश फॉर्मेट। तो उसके अंदर जाके उसके अंदर कन्वर्ट करती है। कौन करती है? एल्गोरिथम्स। जैसे मान लो 1 2 3 था, उसका कुछ अजीब-सा उसपे एक एल्गोरिथम वर्क करी और उस एल्गोरिथम ने एक अजीब-सा ये जो आपको हैश दिख रहा है यहाँ पर इतना बड़ा उसने उस एल्गोरिथम ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? पर इसमें दिक्कत क्या होती है ना, ये देखें ये इतना बड़ा कुछ भी हैश उसने कन्वर्ट कर दिया। 1 2 3 से हैश तो बन सकता है पर हैश से लेकर के वापस 1 2 3 आप नहीं कर सकते। यानी कि एन्क्रिप्ट तो कर सकते हो पर आप वापस से उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। यानी कि 1 2 3 से आप हैश फॉर्मेट के अंदर कुछ भी एन्क्रिप्टेड पासवर्ड बना सकते हो, पर उस एन्क्रिप्टेड पासवर्ड को आप डिक्रिप्ट करके 1 2 3 नहीं बना सकते। तो यानी कि कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो वापस से इस पूरे हैश को कन्वर्ट करके मुझे ये बता सके कि ये जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो 1 2 3 था। तो ये इतना खतरनाक हैश फॉर्मेट के अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है जो ये इस काम को करती है। ठीक है? तो पहले अब थोड़ा-सा एल्गोरिथम पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अलग-अलग एल्गोरिथम्स होती है। एल्गोरिथम्स में पहली एल्गोरिथम होती है एमडी5। ये सब एल्गोरिथम के नाम हैं, ठीक है? एमडी5 हो गई, एनटीएलएम होती है। एनटीएलएम जो एल्गोरिथम होती है वो विंडोज़ के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो अपने पासवर्ड को हैश यानी कि एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर करने के लिए एनटीएलएम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तीसरी जो होती है वो होती है एसएचए। एसएचए के अंदर बहुत सारी होती है 128 हो गई, 256 हो गई, 512 हो गई, ये सारी एसएचए वाली अलग-अलग इसके वर्ज़न्स हैं, अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, ये अलग एल्गोरिथम होती है। 4th होती है ब्लॉफिश, ठीक है? ब्लॉफिश, ये अलग एक एल्गोरिथम होती है। तो ये 4-5 और इससे अलावा भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है। पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, अभी जो हमारा एल्गोरिथम जो भी यूज़ हुई है उसने कुछ ऐसा फॉर्मेट में अपने डेटा को एन्क्रिप्ट किया है। अगर मुझे जानना है कि यार ऐसी कौन-सी एल्गोरिथम ये यूज़ करते हैं जो इतना बड़ा एन्क्रिप्शन का डेटा इन्होंने स्टोर कर रखा है, तो कुछ नहीं करना होता है। सबके सबके पास अपने सिस्टम में एक फाइल होती है ईटीसी लॉगिन डेफ लॉगिन डॉट डेफ, ठीक है? इसके अंदर जाना है। ये एक फाइल आपको मिलेगी। इसके अंदर पूरा लिखा हुआ होता है। ये इतनी बड़ी फाइल है, यहाँ देखना है इसको अगर आप इसको ज़ूम कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी फाइल है। देखो, इतनी बड़ी फाइल है, जिसमें सारी चीज़ें जो भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो सारी लिखी हुई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कौन-सी एन्क्रिप्शन फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एनवायरनमेंट पाथ की पूरी एनवायरनमेंट पाथ क्या है, ठीक है? इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, यूमास्क क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि यूआईडी मिनिमम। अपन ने देखा था ना कि एक नॉर्मल यूज़र को 1000 से लेकर के 60,000 तक ही आईडी मिलती है। ये इस फाइल से वो देखता है, जब ऐड यूज़र कमांड चलती है ना, तो वो देखता है कि अच्छा नॉर्मल यूज़र है, तो नॉर्मल यूज़र को इस रेंज के अंदर आईडी देनी है। और देखो सिस्टम अकाउंट होगी, तो सिस्टम अकाउंट को 100 से लेकर के 999 तक देनी है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि पासवर्ड की मैक्स डेज़ यानी कि 5 टाइम्स 9, 0 का मतलब क्या है, मिनिमम डेज़, वार्निंग एज कब आएगी वार्निंग 7 दिन, ये सारा डेटा यहाँ से उठाया जाता है। और देखते हैं नीचे, देखो लॉगिन टाइम आउट वगैरह सब कुछ है कि अगर आपने इतनी देर में लॉगिन नहीं किया तो ये टाइम आउट हो जाएगा इतने टाइम बाद। और देखते हैं पासवर्ड का कहाँ गया, ये रहा देखो। एन्क्रिप्टेड मेथड एसएचए 5112, ठीक है? यानी कि ये कौन-सी एल्गोरिथम को यूज़ करता है, उस एल्गोरिथम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। जो आपका पासवर्ड एक्चुअल स्टोर है ना, वो बैकग्राउंड में किस एन्क्रिप्टेड एल्गोरिथम को यूज़ करके इस हैश के फॉर्मेट में आ रहा है ना, उस एल्गोरिथम का नाम लॉगिन डॉट डेप्थ्स वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। और ये सिस्टम जो है पूरा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एसएचए 512 इस एल्गोरिथम का यूज़ कर रहा है, ठीक है? इस फाइल में बहुत कुछ है, जो आप पढ़ सकते हो।
और सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपको कोई भी आंसर चाहिए हो ना तो इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो समझ में आया कि कौन-सी एल्गोरिथम मेरे लैपटॉप यूज़ कर रहा है एसएचए 5112 आप सब अपने लैपटॉप में देख सकते हो, कौन-सी फाइल होती है etc/login.defs इस फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है कि आप कौन से पासवर्ड को आप कौन-सी एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हो। या तो आप क्या करो इस फाइल के अंदर जाके देखो कि यार मेरे सिस्टम में कौन-सा पासवर्ड कौन-सी एल्गोरिथम यूज़ होती है। या फिर क्या होता है एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना। क्या नोटिस करनी है? कैट करते हैं एटीसी शैडो फाइल के अंदर जाते हैं और देखना ये जो पासवर्ड है ना मेरा, इसके आगे की जो स्टार्टिंग है ना वो है $6 सबके पासवर्ड की स्टार्टिंग $6 है, जिन-जिनका भी पासवर्ड है। अभी सिर्फ 2 ही यूज़र है मेरे पास तो रिया और यू1 उन दोनों का जो पासवर्ड स्टोर है उनका $6 से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? हर एक एल्गोरिथम को अलग-अलग नंबर से स्टार्टिंग होती है $1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो $1 होता है वो होता है MD5 MD5 जो एल्गोरिथम होती है उन पासवर्ड का जो हैश होता है ना उसकी स्टार्टिंग $1 से होती है। वैसे ही जो सेकंड होता है वो होती है ब्लॉफिश अगर आप एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो तो उसकी होती है। 6 नंबर की जो होती है वो होती है एसएचए 5112 जो अगर आप अभी अपन ने देखा ना कि login.dev के अंदर मेरे जो सिस्टम है एसएचए 5112 यूज़ कर रहा है तो इसलिए इसका जो हैश है ना वो $6 से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? और जो 5th वाला जो होता है ना $5 वो होता है एसएचए 256 के लिए एसएचए 256 ऐसे बहुत सारी होती है, अलग-अलग होती है, इनके बाद में भी नंबर होते हैं, तो ये सारी जो एल्गोरिथम्स होती है ना, ये एक ट्रिक है कि आप पहचान सकते हो कि ये कौन-सी एल्गोरिथम यूज़ हुई है इस हैश को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, आज की लास्ट कमांड जो है वो अपन देख लेते हैं, एक अच्छी कमांड है। कमांड का नाम है चैग, चैग-l जो यूज़र कोई भी यूज़र मान लो जैसे यू1 देखना, अब ये मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है कमांड। ये कमांड ये मुझे बता रही है कि आपका लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ। अभी आज ही मैंने यूज़र बनाया था ना यू1 तो आज उसका पासवर्ड अक्टूबर 23 को चेंज हुआ है। उसका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर कि यानी कि इस यूज़र का पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा? कभी नहीं होगा। अकाउंट कब एक्सपायर होगा? अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ बिटवीन पासवर्ड चेंज यानी कि आप कब किस दिनों के बीच में पासवर्ड चेंज कर सकते हो 0 यानी कि आप एनी टाइम कभी भी चाहो जब अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ बिटवीन पासवर्ड चेंज यानी कि आप कितने दिन तक पासवर्ड चेंज कर सकते हो, वो भी है कि आप जब चाहो आराम से इन दिनों के बीच में, इतने दिनों के बीच में आप अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको कब वार्निंग मिलेगी? 7 दिन तक वार्निंग, 7 दिन से पहले वार्निंग मिलेगी। यही अगर मुझे रिया यूज़र का देखना है तो देखना, मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था मार्च 2022 सॉरी 22 को 2021 के अंदर और सेम सारी जो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें वो मेरे लिए भी है कि कभी पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा, अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा। तो ये लास्ट कमांड थी और ये आज का लास्ट टॉपिक था। कल से अगर अपन आगे पढ़ेंगे एटीसी ग्रुप फाइल और एटीसी जी शैडो फाइल के बारे में।